Hello everyone. Today I am going to teach you a very interesting and a very new topic, that is capital structure. This video is an extended part of my previous videos which are concerning to the concept of financial management. Till now you have read about many concepts of financial management like financial planning, financial decisions, etc. In this video you will get to know about capital structure. So let's start with the video. Okay. So capital structure होता क्या है actually? See, it's a proportion of debt and equity used for financing the operations of business. So कैपिटल स्ट्रक्चर आपको बताता है कि आपको अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए कितना डेट और कितना इक्विटी यूज़ करना है. ओके, नहीं समझ में आया? सी, it is very simple to understand that the most basic and practical thing required to start a company or a business is money. Yes, you heard it right. फाइनेंस जो है वो आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे बेसिक चीज़ होती है जिससे आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं. सो यू नो वन थिंग मोर, दैट टू रेज फाइनेंस देर आर टू सोर्सेज. यू कैन रेज फंड्स ईदर फ्रॉम ओनर्स फंड और बोरोड फंड. आप ओनर्स फंड से भी पैसा ले सकते हैं और आप बोरोड फंड से भी पैसा ले सकते हैं. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट owners fund, there will be equity share capital, preference share capital, reserves and surplus, retained earning. And if I talk about borrowed fund, there will be loans, whether you have taken it from commercial bank or you have taken it from financial institution. Borrowed funds include debentures, public deposits. So आपके जो भी ओनर्स फंड है उसको हम इक्विटी बोलते हैं और जो भी बोरोड फंड्स है उसको हम डेट बोलते हैं. सो यहाँ पे दो सोर्सेज आते हैं आपके, ओनर्स फंड और बोरोड फंड. आप यहाँ से पैसा रेज कर सकते हैं कंपनी को स्टार्ट करने के लिए. ओके, बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि क्या हम अपना बिजनेस की शुरुआत सिर्फ ओनर्स फंड से कर सकते हैं या क्या हम अपने बिजनेस की शुरुआत सिर्फ बोरोड फंड से कर सकते हैं? सो द आंसर विल बी येस. We can initiate the activities of business by using either of the funds. But again a question arises, will it benefit to us or not? अगर हम सिर्फ ओनर्स फंड को यूज़ करते हैं या सिर्फ बोरोड फंड्स को यूज़ करते हैं अपने बिजनेस ऑपरेशंस को स्टार्टअप करने के लिए, तो क्या ये हमें बेनिफिट देगा? नहीं, इट विल नॉट प्रोवाइड एनी बेनिफिट टू अस. सो नाउ व्हाट वी कैन डू, we can use the combination of both the sources to get the benefit from both. हम लोग दोनों को ही यूज़ कर सकते हैं and we can simply ignore the drawbacks of both the sources. Okay, so this particular concept give rise to another topic of this particular video, that is debt and equity. हम जब दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस को इनिशिएट करने के लिए. ओके, सो यू नो दिस वेरी वेल दैट डेट एंड इक्विटी बोथ आर डिफर इन कॉस्ट एंड रिस्क. दोनों की ही कॉस्ट और रिस्क में डिफरेंस है. सो it is very difficult to define that which capital structure or which kind of capital structure will be best suited to it, because the capital structure जो भी हमको लगाना है should be such which increases the value of shareholders or which maximizes the wealth of equity shareholders. हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर हो वो ऐसा हो जिससे हमारी इक्विटी शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हो और हमारी इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो. ओके, सो एज यू नो डैट डेट और इक्विटी दोनों में ही कॉस्ट और रिस्क का डिफर है, बिकॉज डेट इन्वॉल्व लेस कॉस्ट बट इट इज़ वेरी रिस्की सिक्योरिटी, वेयर एज इक्विटी आर एक्सपेंसिव सिक्योरिटी बट दीज आर सेफ सिक्योरिटीज़ फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू. सो आपको ये क्लियर है कि आपका डेट जो है वो उसकी कॉस्ट कम है बट वो बहुत ज़्यादा रिस्की सिक्योरिटी है. सी, डेट इज़ रिस्की. ऐसा क्यों है? डेट आपका रिस्की क्यों है? सी, डेट इज़ रिस्की बिकॉज you have to do payment of regular interest on debt which is a legal obligation of business. अगर आपने किसी से भी लोन लिया है तो
आपको आपका ये लीगल ऑब्लिगेशन हो जाएगा कि आपने जो भी डेट लिया है उस पर आपको रेगुलर इंटरेस्ट पे करना है। मोर ओवर आपको जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसका भी रीपेमेंट करना है। ओके, सो इन केस if you fail to pay debt, then security holders can claim over the assets of the company, and if firm fails to meet return of principal amount, it can even go to liquidation and stage of insolvency too. So this is that is why आपका डेट जो है वो रिस्की है, क्योंकि आपको कॉन्टीन्यूसली रेगुलर इंटरेस्ट जो भी रेगुलर डेट पे आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है और आपको प्रिंसिपल अमाउंट का भी रीपेमेंट करना होता है। और अगर आप कहीं प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपकी कंपनी जो है वो लिक्विडेट हो जाती है, वो इंसॉल्वेंसी की स्टेज पे पहुंच जाती है। इसीलिए आपका डेट जो है वो डेंजरस है बिजनेस के लिए, बिकॉज इट एड्स टू द फाइनेंशियल रिस्क फेस्ड बाय बिजनेस। सो ये आपको क्लियर हो गया है कि डेट आपका रिस्की क्यों है। ओके, वन मोर थिंग आई टॉक्ड अबाउट दैट, आपका जो डेट का कॉस्ट है वो कम होता है। सी, जब हम डेट से पैसा उठाते हैं तो उसकी कॉस्ट जो है वो कम होती है। क्यों? सी, इंटरेस्ट ऑन डेट इज़ अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस। आपका जो इंटरेस्ट आप दे रहे हैं डेट पे, जो भी आपने लोन लिया है उस पर जो भी इंटरेस्ट दे रहे हैं वो टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस बन जाता है, वो आपकी कंपनी के लिए एक एक्सपेंस बन जाता है, और जिसकी वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी जो बिज़नेस की है वो कम हो जाती है। नहीं समझ में आया? जस्ट थिंक कि किसी कंपनी ने लोन लिया है, ठीक है, वो पीएल के डेबिट में चार्ज होगा। ओके, तो क्या होगा, वो एक खर्चा बन जाएगा जिससे आपकी इनकम जो है वो कम आएगी। अगर आपने कहीं से लोन लिया है वो पीएल के डेबिट में चार्ज होगा, इससे क्या होगा, वो एक खर्चा बन जाएगा। जब खर्चा बन जाएगा, एक्सपेंस बन जाएगा, तो इससे क्या होगा, आपकी इनकम कम आएगी, और जब आपकी इनकम कम आएगी तो आपको इनकम टैक्स भी कम देना होगा। सो जितना ज़्यादा हमें इंटरेस्ट देंगे, जो भी हमने डेट लिया है, जो भी हमने लोन लिया है उस पर जितना ज़्यादा हम इंटरेस्ट देंगे, उससे क्या होगा, मेरी इनकम उतनी ही कम आएगी और उससे हमको उतना ही इनकम टैक्स कम देना होगा। ओके, जिससे हमारी जो डेट की कॉस्ट है वो लोअर हो जाती है इक्विटी के कंपैरिजन में। ओके, सो नाउ वन मोर क्वेश्चन अराइजेस कि अब हमें क्या यूज़ करना चाहिए, हमें डेट यूज़ करना है कि इक्विटी यूज़ करना है। सो जनरली क्या होता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो बिज़नेस का है वो अफेक्ट करता है प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल रिस्क को। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर वो होना चाहिए जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करे और वो हमारे इक्विटी शेयर्स के प्राइस को ऊपर लेके जाए, मतलब हमारे इक्विटी शेयर्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो। सो इसके लिए क्या होता है, जनरली कंपनी यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज टू सेटअप अ कैपिटल स्ट्रक्चर। सो कंपनी जो है जनरली फाइनेंशियल लीवरेज का यूज़ करती हैं एक पर्टिकुलर कैपिटल स्ट्रक्चर को सेटअप करने के लिए। सो फाइनेंशियल लीवरेज होता क्या है, आप सिंपल देखिए, इट इज़ ये एक डेट बेस्ड कॉन्सेप्ट है, इट इज़ अ डेट बेस्ड कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पे ये क्या करता है, इट पुट असाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी एंड ओनली फोकसेस ऑन डेट, क्योंकि ये एक डेट बेस्ड कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल लीवरेज। ये सिर्फ आपके इक्विटी पे फोकस नहीं करता है, ये सिर्फ आपके डेट पे फोकस करता है। ओके, मीन्स ये बताता है कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट हो या ना हो। ओके, सी, फाइनेंशियल लीवरेज टेल्स अस द proportion ऑफ डेट इन द ओवरऑल कैपिटल ऑफ अ फर्म। तो FL इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी। इट सिंपली टेल्स अस कैपिटल स्ट्रक्चर में आपके डेट हो या ना हो। सी, यानी कि मेरी टोटल कैपिटल में कितना डेट है या कितना डेट हो, ये आपको सिंपल फाइनेंशियल लीवरेज बताता है। सी, कीप इट इन योर माइंड दैट इफ देयर विल बी मोर डेट इन कैपिटल देन देयर विल बी मोर बेनिफिट। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जितना ज़्यादा आपका डेट होता है उतना ही ज़्यादा आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, उतना ही ज़्यादा आपका खर्चा आता है, क्योंकि आपका जो भी इंटरेस्ट आप दे रहे हो
वो आपके पीएल में जाता है और वो आपका खर्चा बन के निकलता है, और जिससे आपकी इनकम कम आती है। जब आपकी इनकम कम आती है तो आपका इनकम टैक्स भी कम हो जाता है और आपको इनकम टैक्स भी कम देना होता है। सो अगर हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को इंक्लूड करते हैं तो ये हमारा बहुत सारी इनकम टैक्स को सेव कर देगा, और वही पैसा शेयर होल्डर्स को हम दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाएगी। किसकी? हमारे जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाएगी, क्योंकि हम उनको ज़्यादा पैसा दे पाएंगे अपने डिविडेंड के रूप में। ओके, सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जितना ज़्यादा डेट होता है फर्म में उतना ही ज़्यादा हमारा फ़ायदा होता है, बिकॉज आपका कॉस्ट जो है फंड का वो डिक्लाइन हो जाता है, क्योंकि डेट जो है वो आपका चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ओके, सी, ये आपका तब तक ही वर्क करेगा जब तक आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका रिटर्न ऑन इंटरेस्ट से ज़्यादा नहीं होता है। सी, हम अपने फाइनेंशियल लीवरेज में हम ये बताते हैं कि कितना डेट हमको अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में रखना है। तो अभी आपको हमने ये बताया कि जितना ज़्यादा हम डेट रखेंगे अपने कैपिटल में उतना ही ज़्यादा हमें बेनिफिट होगा, क्योंकि हम जितना ज़्यादा डेट पे इंटरेस्ट देते जाएंगे उतना हमारा एक्सपेंस बढ़ता जाएगा। एक्सपेंस बढ़ेगा तो हमारी इनकम कम आएगी, इनकम कम आएगी तो क्या होगा, हमारा इनकम कमाने से इनकम टैक्स भी हमको कम देना पड़ेगा। ओके, जिससे हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने के लिए। ओके, जिससे उनका इक्विटी शेयर्स का वेल्थ मैक्सिमाइज होगा। पर ऐसा ना हो कि हम सिर्फ डेट ही बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये तब तक ही पॉसिबल है, ये तब तक ही वर्क करेगा जब तक आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो रिटर्न ऑन इंटरेस्ट से ज़्यादा नहीं होता। सी, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको अपने कैपिटल में डेट तब तक ही इंक्लूड करना है जब तक आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपके रिटर्न ऑन इंटरेस्ट से ज़्यादा नहीं होता है। रिटर्न का मतलब होता है हाउ मच यू आर अर्निंग। आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है, जो भी पैसा लगाया है बिजनेस में, उससे आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। सपोज़ कि आपने किसी बिजनेस में पैसा लगाया है और उससे आपको 15% रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, उससे आपको 15% रिटर्न मिल रहा है, बट आपको पे कितना करना पड़ रहा है, सिर्फ 10%। ओके, सो क्या चीज़ बेटर है? जाहिर सी बात है कि आपका डेट चीज़ बेटर है, क्योंकि आपको पैसा तो सिर्फ 10% देना पड़ रहा है और आपका इन्वेस्टमेंट उससे कितना आ रहा है, 15% आ रहा है, तो आप बेनिफिट पे हैं। सो you can include debt, it will provide benefit to you, but if you are earning only 8%, अगर आपको रिटर्न जो है इन्वेस्टमेंट पे सिर्फ 8% मिल रहा है और आप पे कितना कर रहे हो, 10%, तो क्या ये बेटर कॉन्सेप्ट है? नहीं, आपका जो पूरा फाइनेंशियल लीवरेज का कॉन्सेप्ट है वो फेल हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप डेट और इंक्लूड करने लगेंगे अपनी कैपिटल में तो आपको भैया सिर्फ और सिर्फ लॉस ही होगा। आप ये फाइनेंशियल लीवरेज का कॉन्सेप्ट जो है वो तभी तक यूज़ कर सकते हैं जब तक आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है आपका ज़्यादा हो आपके रिटर्न ऑन इंटरेस्ट से। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया है कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक, और आपको कौन सा कितना डेट कितना इक्विटी यूज़ करना है। ओके, और ये आप अगर कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल लीवरेज का कंपनी लगाती है तो वो किस हद तक सक्सेस होता है। ओके, सो विद दिस वी हैव फ्यू फैक्टर्स विच डिटरमाइन द कैपिटल स्ट्रक्चर। सो अब ऐसे कुछ फैक्टर्स भी देख लेते हैं जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। सी, अवर फर्स्ट फैक्टर विच डिटरमाइन द कैपिटल स्ट्रक्चर इज कैश फ्लो पोजीशन। हमारे बिजनेस की कैश फ्लो पोजीशन कैसी है? See, the decisions which are related to composition of capital structure also depend upon the ability of the business to generate enough cash flow. See, आपके पास जब तक कैश फ्लो अच्छा नहीं होगा तब तक
आप अपने कंपनी में, अपने कैपिटल में डेट सिक्योरिटी लगा ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते? सी, अ कंपनी employs more of debt securities in its capital structure if company is sure of generating enough cash inflow. Whereas if there is shortage of cash, then it must employ more of equity in its capital structure, as there is no liability of a company to pay its equity shareholders. ओके, सो आपकी कैश फ्लो पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करने में हेल्प करती है कि आपको किस तरीके का कैपिटल स्ट्रक्चर चाहिए है। ओके, अगर आपका कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है तो आप आराम से अपने डेट जो है कंपनी के पे कर सकते हैं, उसके इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। और अगर आपका कैश फ्लो अच्छा नहीं है देन आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स आपको इक्विटी से ही पैसा उठाना चाहिए अपने कैपिटल में। ओके, अनदर फैक्टर विच डिटरमाइन कैपिटल स्ट्रक्चर इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब होता है, it refers to number of time companies earning before interest and taxes cover the interest payment obligation. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताता है कि आपकी कंपनी जो है वो कितना इंटरेस्ट पे कर सकती है अपने क्रेडिटर्स को। सी, इट ICR इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। ओके, आपका कितना अर्निंग है इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले, और उसमें से कितना आपका इंटरेस्ट कवर हो जाता है। सी, हायर ICR मीन्स कंपनीज कैन हैव मोर फंड बोरोड फंड सिक्योरिटीज, वेयर एज लोअर ICR मीन्स लेस बोरोड फंड सिक्योरिटीज। सो जितना ज़्यादा आपका ICR आएगा उतना ज़्यादा आप बोरो कर सकते हैं फंड्स, और जितना कम आपका ICR आएगा उतना ही आपको ओनर्स फंड से पैसा लेना होगा। ओके, ICR आपको सिंपली बताता है कि कितना इंटरेस्ट पे कर सकती है, कितना इंटरेस्ट आपकी कंपनी पे कर सकती है। ओके, अनदर फैक्टर विच डिटरमाइन द कैपिटल स्ट्रक्चर इज कंट्रोल। सी, control, you have heard this word number of times in financial decisions. So control tells us कि शेयर होल्डर्स को अपनी कंट्रोल रखनी है कंपनी पे कि नहीं रखनी है। अगर शेयर होल्डर्स को अपनी कंट्रोल रखनी है कंपनी पे तो वो प्रेफर करेंगे वो पैसा डेट से उठाएं, और अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है अपना कंट्रोल छोड़ने में कंपनी के ऊपर से तो वो सिंपली क्या करेंगे, इक्विटी शेयर से पैसा उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ओके, अनदर फैक्टर विच डिटरमाइन कैपिटल स्ट्रक्चर इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल रहा है। रिटर्न मतलब आपने जो भी पैसा लगाया है उससे आपको कितना अर्निंग हो रही है, आपको कितना मिल रहा है। ओके, सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट देन कंपनी मस्ट प्रिफर डेट इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, whereas if return on investment is less than the rate of interest to be paid on debt then the company should avoid debt. So it is very clearly that you will now rely on equity capital. So ये point आपको इतना clear करने की ज़रूरत नहीं है, as I already clear you in financial leverage कि आपका return on investment और जो है वो ज़्यादा होना चाहिए रिटर्न ऑन इंटरेस्ट से। अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है रिटर्न ऑन इंटरेस्ट से तो जाहिर सी बात है आप जो है अपने कंपनी में डेट कैपिटल रखोगे। अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम आता है रिटर्न ऑन इंटरेस्ट तो जाहिर सी बात आप पैसा जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर से इक्विटी शेयर से पैसा उठाओगे। ओके, अनदर फैक्टर विच डिटरमाइन द कैपिटल स्ट्रक्चर इज फ्लोटेशन कॉस्ट। See, flotation cost, you know that it is the cost which is involved in the issue of shares or debentures. See, these costs include the cost of advertisement, underwriting, statutory fees, etc. So, you know that issue of shares, debentures require more formalities as well as more flotation cost, whereas there is less cost involved in raising capital by loan or advances. As I already told you कि आपका डेट की कॉस्ट जो है वो हमेशा कम होती है, इसीलिए आप वहाँ से पैसा उठाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और फ्लोटेशन कॉस्ट आपकी वो कॉस्ट होती है जो कि किसी भी कैपिटल को रेज करने में इंक्लूड होती है। ओके, अनदर फैक्टर विच डिटरमाइन द कैपिटल स्ट्रक्चर इज फ्लेक्सिबिलिटी। सी,
एक्सेस ऑफ डेट में रिस्ट्रिक्ट द फर्म्स कैपेसिटी टू बोरो फर्दर। अगर आपका ज़्यादा, अगर आप लोगों से बोरो कर रहे हैं तो क्या करेगी फर्म जो है वो आपकी बोरो करने की कैपेसिटी को ख़त्म कर देगी। सो अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करनी है तो आप क्या करोगे, आप बोरो करोगे एक पर्टिकुलर स्टेप तक का, और जितना आप बोरो करोगे आप ये देख लोगे कि हमारे क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। ठीक है। सी इशूइंग डिवेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर इंट्रोड्यूसेस फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप डिवेंचर से पैसा उठा रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर से पैसा उठा रहे हैं, तो वो आपके बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी लाएगा। बिकॉज अ गुड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इज फ्लेक्सिबल एंड साउंड इनफ टू हैव स्कोप ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कैपिटलाइजेशन वेन एवर देयर इज द नीड। ओके। सो आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए और साउंड होना चाहिए कि जब भी आपको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो आप वो ईजिली कर सकें। ओके। अनदर फैक्टर विच डिटरमाइन कैपिटल स्ट्रक्चर इज स्टॉक मार्केट कंडीशन। आपकी स्टॉक मार्केट कंडीशन क्या है? सी about stock market you will learn in my next videos which are related to financial market, so stay tuned to my channel. Well, there are two main conditions of market. One is boom condition and there is depression condition. See, these conditions affect the capital structure, especially when companies planning to raise additional capital. See, depending upon the market condition, the investor may be more careful in their dealings. See, ऐसा क्यों? देखिए, डिप्रेशन के पीरियड में मार्केट बिजनेस जो है वो स्लो होता है और इन्वेस्टर जो है वो बहुत ही हिचकिचाता है रिस्क लेने के लिए। सो एट दिस टाइम इट इज़ एडवाइजेबल टू इशू बोरोड फंड सिक्योरिटीज एज दीज आर लेस रिस्की एंड इंश्योर फिक्स्ड रीपेमेंट एंड रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. But if there is boom period, business is flourishing and investors are also take risk and prefer to invest in equity shares to earn more in the form of dividend. Okay. So, another factor which determine capital structure is tax rate. आपका tax rate कितना जा रहा है? So tax की तो पूरी कहानी हम बता चुके हैं आपको. See, हाई टैक्स रेट मेक्स डेट चीपर. जितना ज़्यादा टैक्स आपको देना पड़ेगा उतना ही आपका डेट चीपर हो जाएगा, क्योंकि आपको उस पर्टिकुलर डेट सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट बार बार पे करना होगा. सो आपके जो सिक्योरिटी होल्डर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे अपना पर्टिकुलर इंटरेस्ट जो है अपने इनकम से बिफोर कैलकुलेटिंग टैक्स, वेयर एज कंपनीज हैव टू पे टैक्स ऑन डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स. सो हाई एंड टैक्स रेट मीन्स प्रिफर डेट, वेयर एज लो टैक्स रेट वी कैन प्रिफर इक्विटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर. जितना ज़्यादा आपका टैक्स रेट होगा आप डेट प्रेफर करोगे, जितना ही कम टैक्स रेट आपको देना पड़ेगा तब आप क्या प्रेफर करोगे? इक्विटी से पैसा उठाना प्रेफर करोगे. वेल, दे आर मोर फैक्टर्स विच डिटरमाइन कैपिटल स्ट्रक्चर सच एज डेट सर्विस कवरेज रेशियो, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी. ये तो हम आपको चीज़ें बता ही चुके हैं. कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कैसे मतलब रिस्क को वो डील करना है आपको, रिस्क कितना है, कंट्रोल एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, तो ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं. सी, आई होप आपको कैपिटल स्ट्रक्चर क्लियर हो गया है. कैसे आपको कितना प्रपोर्शन डेट का यूज़ करना है, कितना प्रपोर्शन इक्विटी का यूज़ करना है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए. Okay, so this is an important topic. Please go through your books, read it from there, and if still you have any doubt regarding this particular topic, please ask your queries to me. And if you find my video helpful, then please like my video, share it with your friend, and subscribe to my channel. Okay, thank you.